कम जोम जामा। भाई लोग, अतीक और अशरफ के हत्यारे तोते की तरह बोलने लगे। अतीक और अशरफ की हत्या की प्लानिंग कहाँ पर रची गई? फोन पर हत्यारे आपस में क्या बातचीत कर रहे थे? कैसे ये सारे लोग आपस में मिले? पुलिस ने प्रयागराज के उस होटल के कमरे को भी ढूंढ निकाला है जहां अतीक के तीनों शूटर रुके थे। पुलिस ने अतीक को मारने प्लान ए और प्लान बी का भी पता कर लिया। कहीं मोबाइल फोन पड़ा था, कहीं फेंके हुए सिम कार्ड। प्रयागराज का होटल स्टैंड और उसका कमरा नंबर 203 प्रयागराज में रेलवे स्टेशन और खुल्लादाबाद थाने के बीच इस होटल के कमरा नंबर 203 से बहुत बड़ा राज सामने आया है। और बात करेंगे उन 5 कहानियों के बारे में जो आज अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर चर्चा में है। ये भी जानेंगे कि इन तीनों शूटरों के साथ बैकअप टीम के तौर पर भेजे गए 2 और शूटर कौन थे और इन शूटरों को किसने भेजा था। पूरी कोशिश करेंगे इस हत्याकांड की जड़ तक पहुंचने की। और ये भी बात करेंगे कि आखिर अतीक को पहली गोली मारने वाला शख्स कौन था। रे मामा, अतीक अहमद हत्याकांड में जो 5 बातें बताई जा रही है, जो 5 कहानियां बताई जा रही है, उनमें कुछ कमजोर कड़ियां भी है। आज मैं पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख डालेंगा। आखिर असली कहानी क्या है। 15 अप्रैल की देर रात 10:35 पर जब 16 से 17 पुलिस वालों का काफिला माफिया ब्रदर्स को लेकर जैसे ही मोतीलाल नेहरू पहुंचा कि वहां घात लगाए शूटरों ने अंधाधुंध गोलियां दागकर दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अक्खे हिंदुस्तान ने देखा 3 शूटर आए, माफिया ब्रदर्स को गोलियों से भूना। पुलिस वाले तमाशा देखते रहे और मात्र 16 सेकंड में अतीक और अशरफ को ठोक दिया और शूटरों ने सरेंडर कर दिया। शूटर पकड़े गए, हाथ में जिगाना पिस्टल था। अरे बाबा, जब यूपी पुलिस ने इन तीनों शूटरों को अरेस्ट कर पूछताछ की और जब यूपी पुलिस ने बताया वह आज के एपिसोड की पहली कहानी है। यूपी पुलिस के उस पहले बयान में कहा गया था कि इन तीनों हमलावर ने मशहूर होने, अपना दबदबा कायम करने अतीक और अशरफ को मारा क्योंकि अतीक यूपी के टॉप 5 बाहुबली डॉन में शामिल था। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में इन तीनों शूटरों ने मशहूर होने के लिए अतीक को मारा? अरे मामा, आप ही सोचो, कोई बंदा मशहूर होने के वास्ते अगर किसी को मारता है तो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, खुद का नाम उछालेगा कि मैं फलाना ढीन का हूँ या फलाना फलाना इलाके से हूँ। लेकिन यहाँ तीनों शूटर अतीक को मारने के बाद एक धार्मिक नारा लेकर खुद को सरेंडर करवा देते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यही है कि अगर इन तीनों शूटरों को मशहूर होना होता तो खुद का नाम लेते। दिल्ली और पंजाब के गैंगस्टरों में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि जब ये लोग किसी का कत्ल करते हैं तो सोशल मीडिया पर खुलेआम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को खुद का दबदबा बनाना होता है, खौफ फैलाना होता है। यानी शूटरों की जो पहली कहानी बताई जा रही है कि शूटरों ने मशहूर होने के वास्ते अतीक को मारा, इस बात में इतना वजन नहीं है। वही धार्मिक नारा लेकर ये लोग सांप्रदायिक रंग देना चाहते थे, ये भी लोग पूछ रहे हैं। तो सूत्रों के मुताबिक धार्मिक नारा लेने का मतलब था कि इन्हें सहानुभूति मिले, पुलिस वाले एनकाउंटर ना करे, क्योंकि जिस तरह से अतीक ने प्रयागराज में आतंक फैलाया था इससे बहुत से लोग नाराज थे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब अतीक को पेशी पर लाया जाता तब भी वकीलों द्वारा विरोध किया जाता, नारेबाजी होती। यानी एक समाज के लोग अतीक की करतूतों से काफी नाराज थे। इसी बात का फायदा उठाया शूटरों ने ताकि वे एनकाउंटर में बच जाए, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। अब दूसरी कहानी बताई जाती है कि किसी विरोधी गैंग ने अतीक का सुपड़ा साफ करवा दिया। कहते हैं कि पिछले 40 सालों में अतीक ने न जाने कितने घर उजाड़े, न जाने कितने लोगों की बलि चढ़ा दी। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ करीब 15 से 20 हत्या के मुकदमे दर्ज है। ये तो रिकॉर्ड में है, लेकिन अतीक को नजदीक से जानने वाले बताते हैं कि उसने खुद के साम्राज्य को बचाने और खुद के गुनाहों पर पर्दा डालने एक के बाद एक कई गुनाह किए। बताया जाता है कि उसने करीब 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की, न जाने कितने लोगों की जमीनें हड़प ली। लेकिन अतीक ने खुद को इतना पावरफुल बना लिया था कि पॉलिटिक्स खुद उसके गुनाहों पर पर्दा डालती थी। कई बार पुलिस वाले भी उसे सपोर्ट करते थे तो आधे से ज्यादा केस दर्ज ही न हुए, और कई बार पैसों से तो कई बार अपने आतंक से पीड़ितों को दबा देता। अतीक ने अरबों की प्रॉपर्टी बनाई, सारा पैसा काली कमाई का था, तो जाहिर सी बात है
वर्चस्व या फिर आपसी रंजिश में उसके कई दुश्मन पैदा हुए हो सकते हैं। बताया जाता है कि ऐसे ही किसी दुश्मन ने अतीक का गेम ओवर करवा दिया। लेकिन इसमें भी एक कड़ी कमजोर आती है, क्योंकि प्रयागराज में अतीक के दुश्मन बहुत थे, लेकिन अतीक को मरवाने की हिम्मत किसी में न थी, क्योंकि उसके दुश्मन को भी डर था कि अगर अतीक को मरवा भी दे तो उसकी गैंग उसे जिंदा ना रहने देगी। यानी दुश्मन वाली कहानी में भी इतना दम नहीं है। यहाँ तीसरी कहानी जो निकल कर आती है वह है कि किसी राजनेता ने अतीक को मरवा दिया। राजनेता यानी प्रयागराज का कोई लोकल नेता जो अतीक को हटाकर प्रयागराज में आना चाहता हो। लेकिन प्रयागराज में अतीक को हटाकर खुद का दबदबा बनाने इस तरह की हरकत कर सके ऐसा नेता दिख नहीं रहा। बेशक उसे हटाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस तरह उसे मरवा कर तो किसी में दम था ही नहीं। यहाँ भी एक कमजोर कड़ी है कि मान लो कोई लोकल लीडर अतीक को हटाना चाहता हो तो अपने खास आदमी से ये काम करवाता, जो पकड़े जाने के बाद मुंह ना खोले। जेल में उसे मार भी दिया जाए तब भी मुंह ना खोले। ऐसे किसी शख्स से ये काम करवाता, ना कि 3 अनजान लड़के जिनका दूर दूर तक प्रयागराज से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इतना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ना अपराध का कोई इतना अनुभव। अक्सर आपने भी फिल्मों में देखा होगा कि बड़े बड़े नेता अपने खास शूटर से किसी की हत्या करवाते हैं, फिर वह शूटर जेल चला जाता है, नेता का काम हो जाता है, और वह नेता शूटर की फैमिली को पैसों से माला माल कर देता है और शूटर भी जेल में आराम से जीतता है। लेकिन ये लड़के तो प्रयागराज से अनजान थे, और भला कोई नेता ऐसे अनजान लड़कों पर भरोसा काहे को करेगा, क्योंकि पकड़े जाने के बाद ये लड़के मुंह नहीं खोलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो उस धोती वाले में इतनी तो बुद्धि होगी कि अगर ये लड़के पकड़े गए, 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ, मुंह खोल दिया तो उसकी भी वाट लग जाएगी, उसे भी जेल जाना पड़ेगा। तो मामा किसी नेता का ये काम हो सकता है, इस बात में भी इतना दम नहीं है। अरे भाऊ, अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर जो बातें बताई जा रही है, अलग अलग वजह बताई जा रही है, उसमें चौथी कहानी कुछ इस प्रकार है कि सिस्टम ने मारा अतीक और अशरफ को। यानी सीधे तौर पर योगी सरकार पर निशाना साधा गया कि योगी ने माफियाओं को यूपी से साफ करने के चक्कर में अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी। अब इस स्टोरी के पीछे लॉजिक क्या दिखाया जा रहा है तो ये है, 17 पुलिस वाले 15 अप्रैल की रात 10:35 पर अतीक और अशरफ को लेकर अपने घेरे में खड़े थे। मीडिया वाले सामने हैं, 3 छोकरे आते हैं, अचानक गोलियां चलाते हैं और दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बकायदा वहां मौजूद मीडिया के कैमरे में पूरा शूट आउट रिकॉर्ड हुआ। आपने देखा कि शूटर गोलियां बरसा रहे थे, पुलिस वाले देख रहे थे, और जब शूटरों को लगा कि अतीक का काम तमाम हो चुका है, तुरंत हथियार फेंके, हाथ खड़े कर तीनों छोकरे सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगे हैं और पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ सवाल यही है कि क्या पुलिस की मिली भगत तो नहीं, क्योंकि पुलिस वालों के सामने तीनों छोकरे गोलियां बरसा रहे थे, तो पुलिस को तीनों लड़के को वहीं शूट कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सिस्टम शक के दायरे में आ गया कि सिस्टम ने छोकरे लोग के साथ सांठगांठ कर अतीक को निपटा दिया। लेकिन इस कहानी के पीछे भी एक कमजोर कड़ी है, और वो कमजोर कड़ी यह है कि अगर मान लीजिए कि सुबह की सरकार ने हत्या करवाई, पुलिस की सांठगांठ है, तो मामा सुनो, कोई किसी भी राज्य का पुलिस वाला इतना बेवकूफ नहीं होगा जो अपनी पुलिस कस्टडी में मौजूद 2 अपराधियों को मरवाने के लिए 3 ऐसे लड़कों का सहारा लेंगे, उनको तैयार करेंगे जिससे वह अच्छी तरह वाकिफ नहीं, जिसे वह जानते तक नहीं। और सबसे बड़ी बात की इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तीनों शूटर कब तक मुंह नहीं खोलेंगे। तो कोई भी पुलिस वाला थोड़ा सा भी दिमाग रखता हो तो ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करेगा जो 3 छोकरे लोग को बोले तुम इन दोनों अपराधियों को ठोक दो, कोर्ट कचहरी हम देख लेंगे। अगर पता चल जाए, शूटर पकड़े जाए, मुंह खोल दे तो पुलिस की नौकरी तो जाए, साथ साथ जेल भी जाना पड़े। तो सिस्टम ने अतीक को मरवाया, इस कहानी में भी इतना तथ्य नहीं है, ये भी बेबुनियादी बातें हैं। ये तो योगी सरकार को टारगेट करने के लिए कुछ नेता लोग को पॉइंट मिल गया, अपनी राजनीति गर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब 5वीं कहानी की ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ अतीक का हत्यारा मिल जाए, कहानी सच हो जाए। तो मामा 5वीं कहानी जो मीडिया से लेकर लोग बता रहे हैं कि किसी ने अतीक और अशरफ की सुपारी दी, यानी पैसा देकर दोनों ब्रदर्स को मरवाया। ये जो अरुण है, लवलेश है और सनी है,
इन तीनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बोलता है कि ये तीनों पुलिस की रडार में कभी रहे नहीं। कहीं सुपारी ऐसे शूटरों को दी जाती है जिनका पुलिस रिकॉर्ड इतना ना हो, और जिस इलाके में कांड करने जा रहे हैं वहाँ लोग इससे अनजान हो और पैसों के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो। रे बाबा, यहाँ दम लगता है। जो पांचवी कहानी है उसमें थोड़ी सच्चाई नजर आ रही है कि हो सकता है आतिक और अशरफ की सुपारी निकली हो। कोई ऐसा शख्स जो पावरफुल हो और शातिर भी, उसने सुपारी देकर हत्या करवाई हो। इसमें थोड़ी सच्चाई क्यों दिख रही है तो सुनो मामा। जो तीनों शूटर थे इनका फैमिली बैकग्राउंड आपने देखा होगा मीडिया में। एकदम गरीब परिवार से आते हैं, लड़के फटे हाल थे, जिंदगी भी बेकार थी। तो जाहिर सी बात है 7-7 लाख की 2 जिगाना पिस्टल इनके पास कहाँ से आई, जो टोटल बोले तो 14 लाख की कीमत होती है। यहाँ दिल्ली के टिल्लू और गोगी की कहानी बताई जा रही है। हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है अभी कंफर्म ना हुआ। खैर, महंगे 2 पिस्टल, माइक, कैमरा, और कल ही एक खुलासा हुआ कि तीनों शूटर जब होटल में आए थे उस वक्त तीनों के पास कोई कैमरा या माइक था नहीं। तो आखिर उस होटल में उस माइक और कैमरा देने कौन आया था? वहीं ना इन शूटरों के पास होटल में ठहरने का इतना पैसा था, ना बाइक में तेल डालने का पैसा। इतना सारा खर्चा इन तीनों के बस में था नहीं। तो जाहिर सी बात है कोई तो है इनके पीछे जिसने पूरी प्लानिंग की, शूटरों को ट्रेनिंग दी। तभी तो अतीक और अशरफ के अलावा किसी को गोली तक नहीं लगी। वहीं 16 सेकंड में पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। और ट्रेनिंग इतनी तगड़ी दी गई होगी क्योंकि शूटरों ने कोई भी गलती नहीं की, कहीं पर भी चूक ना हुई। बोले तो परफेक्ट वारदात को अंजाम दिया। तो सोचो तीनों शूटर कब से तैयार कर रहे होंगे, कितना खर्चा हुआ होगा। यानी हो सकता है कोई ऐसा शख्स जिसने अतीक को मारने तीनों शूटरों को हायर किया, सुपारी दी और ट्रेन किया। इस बात में थोड़ा वजन लगता है। यहाँ और एक बड़ा खुलासा हुआ है कि माफिया ब्रदर्स हत्या के लिए 3 नहीं बल्कि 5 शूटर आए थे। 3 शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने गोलियां चलाई तो 2 शूटर उन्हें गाइड कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर तीनों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक मददगार प्रयागराज का ही रहने वाला है। ये दोनों शूटर बैकअप टीम के रूप में मौजूद थे। टीम ए में 3 शूटर, टीम बी में 2 शूटर। टीम ए ने काम को अंजाम दिया तो टीम बी गायब हो गई। अगर टीम ए नाकाम होती तो टीम बी उसे पूरा करती। सूत्रों के मुताबिक दोनों मददगारों ने तीनों शूटरों के रहने खाने का बंदोबस्त करने से लेकर अतीक अशरफ की रेकी तक करवाई थी। दोनों अस्पताल के बाहर रहकर शूटरों को लोकेशन दे रहे थे। उसी ने शूटरों के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एक होटल में ठहरने का, खाने पीने का इंतजाम करा था। और कल जो एक बड़ा खुलासा हुआ वह पुलिस के लिए एक आम जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ के हत्यारों को हत्या के कुछ समय पहले ही माइक और कैमरा दिया गया था। तो आखिर सवाल है कि उस होटल में माइक, कैमरा और आईडी इन शूटरों को कौन दे गया? कौन वो शख्स है जो इन शूटरों को लगातार मदद कर रहा था? ये सारा राज उस होटल के कमरा नंबर 203 में दफन है, जिसे पुलिस बाहर लाने को तैयारी कर चुकी है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।